नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट से वह बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया, जिस फैसले का क्या मजमून होगा ये हम सब जानते थे। हम सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। बहरहाल फैसला आ गया, क्योंकि देश के अंदर तमाम कंगारू कोर्टें चलती। अब कंगारू कोर्ट की बात करूं, उस पर कोई विषय नहीं बनता है। आज जो फैसला आया है उसे मानना हमारी मजबूरी है, हम चाहें चाहे न चाहें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 370 की धारा 3 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के शेष सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया। यानी 370 नहीं समाप्त हुआ, 370 के अधीन किए क्लॉज 3 को इस्तेमाल करके के पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा किया। जो फैसला हुआ उसमें अदालत ने एक थोड़ा सा लोकतंत्र जीवियों को एक ऑक्सीजन देने के लिए कह दिया कि हाँ, विधानसभा का चुनाव कराओ और राज्यों का जो अस्तित्व है वो बहाल करो। यही बातें कमोबेश पहले भी कही जाती रही हैं, भाजपा भी यही कहती रही है, वही उन्होंने दोहरा दिया, क्योंकि वो अपने मुताबिक उन सारी चीजों को कर ले रहे हैं जो करना चाहते हैं। बिल्कुल यह बात सही है, मैं सुप्रीम कोर्ट से सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर एक संप्रभु राष्ट्र या राज्य नहीं है, वो भारत का एक अंग है गणराज्य का, तो निश्चित रूप से अभिन्न अंग है। यह बात बिल्कुल सही है। अब चलिए आते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 समाप्त करके कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को टुकड़े टुकड़े किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, और इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी सदैव से कश्मीर के खिलाफ रही। जब कश्मीर को भारत में मिलाए जाने की व्यवस्था की जा रही थी, तब भी वो खिलाफत कर रही थी। वो तब भी खिलाफत कर रही थी और लगातार कश्मीर के हक, उसकी प्राकृतिक संपदाओं और सब चीजों को लेकर के जो सारे विवाद थे, उन सब को लेकर के भी वो खिलाफ थे। बावजूद इसके क्या होता है, मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, ये आगे देश भर में लागू होता है, इसलिए बता रहा हूं। कश्मीर में 2014 में जो नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ, उसके जब नतीजे आए, तो नतीजे आने के बाद में विधानसभा में स्थिति क्या थी? पीडीपी के पास में 28 विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 20 विधायक थे, और एनसी के पास में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास में 15 विधायक थे, और कांग्रेस के पास में 12 विधायक। ऐसी स्थिति में पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी। उसी पीडीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई जिसके बारे में तमाम सारी नकारात्मक बातें कहते थे। और सरकार बनाने के बाद में 2.5 साल सरकार चलाने के बाद में अंत में उन्होंने अचानक कठुआ में एक बच्ची के साथ में जब भाजपा समर्थक गैंग रेप करते हैं और उस पर वो बोलती हैं, तो साहब अपना समर्थन धीरे से बहाना लेकर के वापस ले लेते हैं, बलात्कारी के समर्थन में। और नतीजा क्या होता है? वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में धीरे से राष्ट्रपति को अधिकार दे देते हैं कि साहब वो आदेश का पालन कर सकें, जो भी अध्यादेश जारी कर सकें। और नतीजा क्या होता है? 2019 आते आते फैसला हो जाता है कि अनुच्छेद 370 की धारा 3 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के शेष सभी धाराओं को खत्म कर दिया। यदि उस वक्त जब भाजपा ने समर्थन वापस लिया था, कांग्रेस ने मंशा व्यक्त की थी कि जम्मू कश्मीर को बचाना है तो एक साथ आना चाहिए, तब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने स्वार्थ में एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे, कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं थे।
कांग्रेस का तो वहां सबसे कम स्टेक था, बावजूद इसके वो नहीं आए और कांग्रेस पार्टी का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, उन दोनों पार्टियों का बड़ा नुकसान हो गया। फायदे में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। यानी दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है मार ले गया, और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं। यह चीज पूरे हिंदुस्तान पे लागू होती है। यदि हम एक साथ होकर के सारी लड़ाई लड़े तो उस स्थिति में तमाम सारे दुश्मनों को तोड़ा जा सकता है, जो देश के खिलाफ कर रहे हैं, देश की तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। लेकिन जब हम अपने अपने लिए लड़ेंगे, आम आदमी अपने लिए लड़ेगी, सपा अपने लिए लड़ेगी, ममता बनर्जी अपने लिए लड़ेंगे, जो है नीतीश कुमार अपने लिए लड़ेंगे, तो साहब जब इस तरह से खींचतान होगी तो धीरे धीरे ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो अब आपको खत्म होना है या बचना है, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि ये कश्मीर की घटना इसका सबसे बड़ा प्रमाण। बहरहाल चुनाव होगा, जो भी प्रक्रिया होगी होगी, नहीं होगी देखा जाएगा। ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी लोगों को, यह बात है। इसके बाद किस तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान का और दूसरी चीजों का कैसे संघी इस्तेमाल करते हैं, इसके भी उदाहरण मौजूद हैं। आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी तमाम सारे अपराध कर रहे थे, गुजरात में दंगे हो रहे थे और सारी चीजें हो रही थी, उस स्थिति में वो क्या कर रहे थे? उस स्थिति में कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, बाकी दलों की स्थिति क्या थी आप सबको पता है, और उन सब की स्थितियों को आपको जानना पड़ेगा। आर.के. राघवन ये होते थे, गुजरात दंगों की जांच के लिए बनाई गई थी, उन्होंने इन्हें क्लीन चिट दी और नतीजा क्या हुआ? उन्हें राजदूत बना दिया गया। इसके बाद में जस्टिस सदाशिवम, उन्होंने फर्जी मुठभेड़ मामलों में क्लीन चिट दी और उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया। जस्टिस सुनील गौर, उन्होंने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी कराई और गलत तरीके से कराई, उन्हें पीएमएलए कोर्ट के चेयरमैन के तौर पर बना दिया गया, और जिस पुलिस अफसर ने, राजेश्वर सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसे लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बना दिया गया। अब आप समझिए, इस तरह से खेल होता है। और इस तरह से होता है, केवी चौधरी सहारा बिरला मामले में, जिसमें रिश्वत लेने का सीधे सीधे सबूत था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें क्लीन चिट दी और केवी चौधरी को पुरस्कार दे करके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया। राकेश आस्थाना को गुजरात में कई मामलों में उन्होंने जिस तरीके से मोदी के लिए काम किया था, उन्हें सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया और बाद में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी बनाया गया। वकील यूयू ललित को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया। इसके अलावा जो लोग उनके खिलाफ सारी चीजें लेके आए थे, संजीव भट्ट हो या और कोई भी हो, उन सबको के साथ क्या हुआ उस सबको पता है। वाईसी मोदी को भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हरेन पांड्या के मामले में और सब कुछ किया था, उन्हें एनआईए प्रमुख बना दिया गया, लेकिन जज लोया को कहां पहुंचा दिया गया हम सबको पता है। तो इसलिए अलग अलग तोड़ा जाता है। जब अलग अलग तोड़ा जाता है तो आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से होता है। भ्रम फैलाए जाते हैं। आप याद करिए 2022 में यूपी का इलेक्शन चल रहा था और इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कन्नौज से कानपुर में रहने वाले व्यवसायी पीयूष जैन के यहां अचानक ईडी का छापा होता है और उस छापे में उनके यहां से 3.25 लाख करोड़ रुपया कैश बरामद होता है। इत्र व्यवसायी थे। और फिर क्या होता है, फिर जब पता चलता है अरे ये तो गलत पड़ गया, उस पीयूष नहीं दूसरे पीयूष के यहां पढ़ना था, तो साहब उन्हें क्लीन चिट हो गई। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के थे। तब किसी ने नहीं पूछा कि इतना बड़ा कैश कैसे बरामद हुआ। वो तो कोई जन्मजात वाले व्यवसायी नहीं थे। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं,
उनके पिताजी, उनके भाई, तमाम सारे लोग रहे हैं और देश की आजादी के पहले से उनका शराब का व्यवसाय है। और उनके यहां जब छापा पड़ता है, उनके घर में नहीं, घर से पैसा बरामद नहीं हुआ है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और इधर के इलाकों में जो उनका धंधा है, उनका धंधा किसी कांग्रेस शासित राज्य में नहीं। वहां से जब बरामद होता है 351-52 करोड़ रुपया, तो साहब कहा जाता है कि अरे भाजपा के नेता और सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सब प्रदर्शन करते हैं गांधी प्रतिमा पर, जिन गांधी जी को गाली देते हैं वहां प्रदर्शन करते हैं। साहब सरकार आपकी है, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ईडी भी आपकी है, सीबीआई भी आपकी, इनकम टैक्स भी आपकी, उन्हें गिरफ्तार करिए, जेल डालिए यदि गलत है। और गलत नहीं है तो फिर कैसे? आप कार्रवाई करो ना। कांग्रेस ने तो कह दिया, उनके किसी व्यवसायिक उससे हमारा कोई लेना देना, आप करिए जो कार्रवाई बनती, आप करो कार्रवाई। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप झूठ पे टिके हो। वो हजारों करोड़ रुपया टैक्स देते हैं और शराब का जो पूरा ठेकों से और सब जगह से जो पैसा आता है वो कैश में आता है, एक जगह स्टोर होता है, उसके बाद में वो बैंक में जमा होता है। तो साहब वो तो सब कुछ कागज में है। अब काला है, गोरा है, ये तो आपको पता करना है, आप करिए कार्रवाई। तो यह स्थिति है। लेकिन सब इसके जवाब नहीं देंगे कि इस देश में क्या हालात हो गए। ये हालात हो गए कि आईआईटी जैसी संस्था में, जहां पर पढ़ते एडमिशन के लिए एडमिशन होते ही बच्चे को कंफर्म हो जाता था, अब तो ये अच्छी जॉब में जाएगा, वहां 30% प्लेसमेंट खत्म हो गया है। यानी आप आईआईटी में भी पढ़ के आप ये उम्मीद ना करें कि आपको रोजगार मिलेगा। और ये स्थिति एक जगह नहीं है, ये दसियों जगह है। 10 तरह से, जिस तरीके से सारी साजिशें रची जाती हैं, लोगों को किया जाता है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। आप यदि एक इतिहास देखिए इस देश के अंदर, सिंधु घाटी की सभ्यता जो सबसे पुरानी है, जिससे भारत शब्द का आप निर्माण कहते हैं, इंडिया शब्द वहीं से निकला है। और उस इंडस वैली जब हुआ, आर्य, जो आर्य कहे जाते हैं, जो विदेशी आए थे, उन्होंने जब आक्रमण किया, उस सभ्यता को नष्ट किया और यहां पर कब्जा किया, तब क्या हिंदुस्तानी लड़े थे? कायरों की तरह से सरेंडर कर गए थे। जब शक आए, कुषाण आए, हूण आए, यमन आए, तुर्क आए, सबने मारा, सबने हमारा लूटा, सबने हमारे यहां राज किया, तो क्या हिंदुस्तानियों ने विरोध किया था? क्या जब भारतीयों को भर भर के बोरों में अंग्रेज सूरीनाम लेकर के गए थे, तो क्या हिंदुस्तानियों ने विरोध किया था? क्या आप करते हैं? आज संघी भाजपाई सरकार आपका खून चूस रही है, क्या आप विरोध कर रहे हैं? उल्टा आप लांछन देते हैं कांग्रेस को, उल्टा आप उसी से लड़ते हैं जो आपके लिए लड़ती है। तो यह आपका सत्य है। और जब इस सत्य को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने कायर। आपने सवाल नहीं पूछा कि 13,500 करोड़ रुपया जब महेश शाह से बरामद हुआ और वो भाग गया लेके ये पैसा, तो साहब उस पर आपने क्या कार्रवाई की? आपने क्या कार्रवाई की अडानी पर, जो उसने 32,000 करोड़ रुपया खो किया? आपने क्या कार्रवाई की अडानी पर, जब उसने उसके पोर्ट से तमाम चीजें बरामद? नहीं आप पूछेंगे। लेकिन आप इस पर पूछेंगे, आप ये नहीं पूछेंगे कि लगातार आत्महत्याओं का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक बदहाली की स्थिति है और 44,713 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आप नहीं सवाल पूछेंगे। आप सवाल नहीं पूछेंगे कि कैसे, किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्यूटी के लिए जो पूरा मेकअप के लिए जो टीम है, उस पर रोजाना लाखों रुपया जो खर्च किया जाता है, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे। उस पर करीब 350 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।
पिछले इतने दिनों। अब आप सोचिए, जितना आप बरामदगी की बात करते हैं उससे ज्यादा तो उनके ड्यूटी पर खर्च हो चुका है, और आज आप इस पर बात करते हैं। जब आप बात करते हैं तो आपका धर्म क्या दंगे फसाद कराने वाला है? नहीं, हमारा धर्म हमें प्रेम सहिष्णुता सिखाता है, मानवता सिखाता है। तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मार क्यों रहे हैं? किसी को छीन कर हम खुश क्यों होते हैं? सवाल उठता है। जब सवाल उठता है कि इस तरह के हालात हो, तब आप क्या कहेंगे? आप बताइए ना कि आपने क्या कार्रवाई की। अडानी का मैं बोल ही चुका हूं। बबलू को है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? 25 करोड़ रुपए का। इसके अलावा जो हिक्की स्कैम है, चिक्की स्कैम महाराष्ट्र का, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? इसके बाद में दाल स्कैम है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? इसके बाद में जो है अर्थक्वेक स्कैम है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? फिशरी स्कैम है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? जीएसपीसी स्कैम है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? हुडको स्कैम पे आपने क्या कार्रवाई की? आपने इंडिगो स्कैम पर क्या कार्रवाई की? आपने रेड्डी माइनिंग्स पे क्या कार्रवाई की? आपने कट्टा जो स्कैम था उस पर आपने क्या कार्रवाई की? आपने ललित मोदी पर क्या कार्रवाई की? आपने मेट्रो रेल स्कैम पे क्या कार्रवाई की? आपने नैनो प्लांट के नाम पर जो स्कैम हुआ उस पर क्या कार्रवाई की? इस तरह से आप तमाम सारे हैं, कहीं पर कोई है, कहीं पर कोई है। ये सब तो भाजपा के दौरान हुए, सरकारों में हुए, और ऐसे सैकड़ों स्कैम मौजूद है। आपने क्या कार्रवाई की? नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारा विपक्ष कांग्रेस अकेले लड़े उसकी जिम्मेदारी, बाकी नेता, बाकी पार्टियां सिर्फ अपने स्टेक ढूंढेंगी, और स्टेक ढूंढेंगी तो फिर जम्मू कश्मीर जैसा हाल उनका भी होगा। न संविधान बचेगा, न आपका देश बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंप दिया जाए। जब यह सब होगा तो फिर कौन सा स्टेक लेंगे? फिर तो यही गुहार लगाएंगे एक साथ चुनाव ही करा दो। चुनाव भी कहेंगे 1 साल बाद होगा। कल्पना करिए, फैसला आ रहा है दिसंबर में, कह रहे हैं सितंबर तक कराइए, और वो भी सितंबर के आखिरी की डेट बताते हैं तब कराइए। अब आप समझ लीजिए। तो साहब, फिर तो आप वही स्थिति है, खून चूसते रहिए, चूसते रहिए, चूसते रहिए। अंत में आदमी कहेगा भैया थोड़ा सा खून चूसने की मशीनें और बढ़ा दीजिए, हमें उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है, टैक्स जमा करने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। तो साहब, इस हालत में आप फैसला आपको करना है कि लड़ाई आपकी है या किसी और की है। फैसला कर लीजिए। यदि आपकी है तो लड़िए, पार्टियां आपका मार्गदर्शन करेंगी, लीडर आपका मार्गदर्शन करेंगे, लड़ाई आपको लड़नी। और नहीं तो चुसवाते रहिए। शक, खून, यमन सब आएंगे, सब लूटेंगे, आर्यन से आएंगे, सब लूटेंगे, और आपको यही नहीं पता चलेगा कि वास्तव में आपकी वंशावली क्या है। आप झूठी कहानियों में फंसे रहिए, महाभारत पढ़ते रहिए, रामायण पढ़ते रहिए, इतिहास का कुछ अता पता नहीं चलेगा। इसलिए फैसला आपको करना है। जय